नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा निबंध का विषय है ऑनर किलिंग। इससे पहले हमने बहुत सारे शीर्षकों पर निबंध देखा है। निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है इस पर भी चर्चा की है और कई सारे टॉपिक हमने कवर किए। और जो विगत मुख्य परीक्षाएं हुई हैं इससे पहले वाली, उनमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एसए वाली प्लेलिस्ट का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ से बहुत सारे निबंध या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा। आइए अगला जो आज का टॉपिक है उसे देखते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है ऑनर किलिंग का। ये एक सामाजिक बुराई है। जैसे पुराने जमाने में सती प्रथा एक बुराई थी, वैसे ही ऑनर किलिंग भी एक बुराई है। सती प्रथा का जो समय था उस समय महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। वो पति के साथ मरने की इच्छुक नहीं होती थी, उनके अपने अरमान होते थे, अपनी जिंदगी होती थी। दुख तो उनको भी होता था लेकिन वहाँ जिंदा जलने की उनकी कोई अपनी मंशा नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद जो धर्म के ठेकेदार थे या सामाजिक जो कर्मकांडों के ठेकेदार थे वो इन्हें जिंदा आग में झोंक देते थे। आज के समय में क्या है, अपने मान सम्मान इज्जत का हवाला देकर लड़कियों को या कभी कभी लड़कों के साथ भी ऐसा हो जाता है, मतलब दोनों को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब ऑनर किलिंग के ही अलग अलग रूप आप देखते हैं। तो यहाँ जो शीर्षक है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे रुक सकती है मान हत्याएं, या मान हत्याओं से जुड़ा हुआ कोई और इसमें टॉपिक बनाया जा सकता है, या सीधा सीधा ऑनर किलिंग भी पूछा जा सकता है। तो वही बात है, हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण। अब निबंध को लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसमें प्रारूप आपको पहले बनाना चाहिए। शीर्षक अगर आपने भली भांति समझ लिया कि शीर्षक में हमें लिखना क्या है, किन चीज़ों को शामिल करना है और किन्हें उससे बाहर रखना है, तो उसके बाद एक ढांचा तैयार कर लीजिए ताकि आपका निबंध कहीं बहके नहीं। बहकने का मतलब यह है कि दिशा भ्रमित ना हो जाए। जो आप लिखना चाहते हैं एग्जैक्टली वही आप कापी पर लिख कर आएं। क्योंकि प्रारूप जो लोग नहीं बनाते हैं उनके साथ दिक्कत यही होती है, वो या तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और उसमें फालतू की चीज़ें अधिक होती हैं, और नहीं तो बहुत कम लिख कर चले आते हैं और बहुत कुछ छूट जाता है। और एक चीज़ और है कि प्रारूप जो आप बनाते हैं वो रफ कार्य होता है, यानी रफ वर्क जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ बनाकर इसका इस्तेमाल हो जाने के बाद काट दीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ जो निबंध आपको दिखाए जाते हैं ये सभी मॉडल निबंध हैं। निबंध किसी की देखा देखी नहीं होता, देख कर या कॉपी करके नहीं लिखा जाता। उसमें आपके मौलिक विचार होते हैं। आपकी जब तक अपनी अभिव्यक्ति उसके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो सार्थक नहीं होगा और उसमें अच्छे अंक की आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं उससे आइडिया लीजिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। जो भी शब्द सीमा है उसके अंदर 700 या कुछ परीक्षाएं जो आयोग की हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उनमें 600 शब्दों की भी सीमा होती है। फिलहाल यहाँ पे हम यूपीपीसीएस मेंस को आधार बना के चल रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 700 शब्दों का निबंध हमें लिखना है। देखिए, प्रारूप में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। शुरुआत में हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि ये शीर्षक का क्या रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, तात्पर्य। तो ऑनर किलिंग से क्या अभिप्राय है ये आप पहले लिखिए। ये होती क्या है इसकी पूरी परिभाषा दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, शुरुआत जब आपको करनी है तो थोड़ा आकर्षक आप बनाइए उस चीज़ को किसी नवीनतम घटना से जो कि ऑनर किलिंग से जुड़ी हुई हो, या कोर्ट का कोई निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर जजमेंट दिया हो, या बीते हुए समय में कोई इसमें संशोधन या कानून जारी हुआ हो, तो उसे आप शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी शुरुआत रोचक बन जाएगी और पढ़ने वाले को आकर्षण होगा कि वो अंदर भी पढ़े, उसकी इच्छा जागृत होगी। इस प्रकार से आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो शुरुआत बेहतर करिए और उसके बाद ऑनर किलिंग का जब आप मतलब बता चुके, फिर मेन बॉडी को लिखने का नंबर आता है और जो मुख्य भाग होता है उसमें अपने सारे मटेरियल, अपने सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल देना होता है। तो ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों का क्या आपस में संबंध है? ये खाप पंचायतें इस मामले में काफ़ी बदनाम है। ऐसा नहीं है कि ये और भी दृष्टिकोण से बुरी है या क्रिमिनल इनको कहा जा सकता है, लेकिन इस मामले में इनकी मानसिकता यहाँ बदनामी का शिकार हो गई है। और उसके बाद कानूनन वैध जो सगोत्र विवाह है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लीजिएगा। सगोत्र क्या होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद भयावह स्थिति है। ये जो ऑनर किलिंग है ये कोई ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है। किसी को भी मार डालना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हत्यारा है या पेशेवर अपराधी है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक समाज में, एक परिवार के अंदर अपने ही परिवार के सदस्य का या अपने ही गांव के सदस्य का मर्डर कर देना या उसे मरवा देना सिर्फ ऑनर किलिंग के नाम पर, ये अपने आप में एक भयानक स्थिति है। और दुष्परिणाम इसके बहुत सारे हैं। इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, और आपको इसका समर्थन भी नहीं करना है। अगर आप खाप पंचायतों के समर्थक हैं भी तो भी आप यहाँ पे आयोग की परीक्षाओं में अगर आप इस शीर्षक पे निबंध लिख रहे हैं तो यहाँ समर्थन कतई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इसके दोष निकालने हैं और एक समाधान प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रारूप बना हुआ है और आइए शुरू करते हैं इसे बिना देर किए। यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ चीज़ें और इसमें जुड़ी हुई हैं, हालांकि इसे जोड़ना उतना आवश्यक नहीं था, वो पिछले वाले में अटैच की जा सकती थी। जैसे नए कानून की आवश्यकता। जो पुराने कानून है वो इन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहे, उसके बावजूद ये घटनाएं यदा कदा सुनाई देती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनकी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी सुनाई देती। तो नए कानून बनने आवश्यक है ताकि इन पर पूरी तरह से लगाम लग सके। और उपसंहार इसका आप अंत में करेंगे, तो उपसंहार आप इस प्रकार से करिएगा कि उसमें समाधान दीजिए। कोई समस्या है, ये एक सामाजिक बुराई है, समस्या है, तो इसका आप अपनी ओर से कोई संभावित समाधान दीजिए और उससे आपका जो सुलझा हुआ दृष्टिकोण है वो झलकना चाहिए। लगे ये कि कोई प्रशासक निबंध को लिख रहा है।
तो प्रशासकीय दृष्टिकोण अपने अंदर आपको पैदा करना है और ये अभ्यास से आता है, ये कोई ऊपर से लेकर पैदा नहीं होता है। यहाँ जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और बार बार अपनी कापियों का मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन करेंगे या किसी से और से करवा लेंगे, इससे आपको पता चलेगा। यहाँ शुरुआत की गई है, आप इस कविता को लिखिए या ना लिखिए वो आपकी इच्छा है। यहाँ ये कविता है और ये बुद्धिसेन वर्मा जी की है। 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। सीने पर क्यों रख दिया प्रेमी की पिस्तौल, पंचों जलती आग में मत डालो पेट्रोल। तो ये प्रेमी और प्रेमिका वाला जो प्रसंग है और मान हत्याओं का असली जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है। आजकल प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है। पहले के समय में अरेंज मैरिज यानी जो माता पिता की सहमति से और परिवार वाले तय करते थे, वहाँ पर विवाह होता था और उसमें न तो लड़का कुछ बोलता था न लड़की बोलती थी। और उससे भी पहले का जो जमाना था उसमें लाठी से नाप कर छोटी छोटी जो लड़कियां होती थी, मतलब 10 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़की दोनों होते थे, या कम से कम लड़की की आयु 10 साल से कम होती थी, तो माता पिता लाठी से नापते थे कि अच्छा लड़की जो है इतने पोर तक पहुंच रही है तो लड़का जरा सा इससे एक बित्ता ऊंचा होना चाहिए, ऐसे। और उसके बाद नाप कर, और लड़की की शक्ल भी लड़की की शक्ल जो है वो लड़के का बाप नहीं देखता था, और जो लड़की का बाप होता था वो लड़की के घर में इस प्रकार से शक्ल देखने के लिए नहीं आता था। तो दूल्हे दुल्हन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और जो उनके गुरुजन होते थे यानी बड़े वाले सदस्य होते थे परिवार के, जो विवाह तय करते थे, वो भी चेहरा देखकर नहीं तय करते थे। इस प्रकार से हो जाता था और उसके बाद वो आजीवन निभाया जाता था। तो वो समय कुछ और था, बीत जाती थी जिंदगी, और इसमें महिलाओं को कितना शोषण झेलना पड़ता था ये महिलाएं ही जानती हैं। पहले का जो समय था उन्हें एकदम एक सामान की तरह या मशीन की तरह से यूज़ किया जाता था। अब समय बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है, तो महिला सशक्तिकरण का जो समय है और 21वीं सदी का जो दौर चल रहा है वो महिलाओं का समय है। और किसी भी वर्ग का इतना ज़्यादा कुचला जाना ये अच्छी बात नहीं है, समाज में इससे असंतुलन पैदा होता है। तो महिलाएं अपनी मर्जी से अपने काम कर रही हैं, अपने निर्णय खुद ले रही हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो अपने जीवन के निर्णय लेने लगती हैं, खासतौर पे विवाह संबंधी मामले, तो यहाँ जो उनके परिवार वाले हैं, अधिकतर परिवार वालों को नागवार गुजरता है। अगर कोई लड़की प्रेम विवाह करना चाहे तो अपने भारतीय समाज में 90% माता पिता ऐसे हैं जो कि उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। देखिए, प्रेम विवाह को रोकने का जो पर्पज माता पिता का होता है उसमें वो बच्चे का बुरा नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि ये अपनी मर्जी से अगर चुनेगा तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब पूरी जिंदगी की बात है और उसे कोई धोखा दे सकता है या बहुत तरह की उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो हम जो उसके लिए चुनेंगे वो उसके लिए बेहतर होगा, ऐसा वो सोचते हैं, और इसीलिए रोकते हैं कि हम जो चुन रहे हैं उसको देख लो, तुम्हें ठीक दिखाई दे रहा है, उससे तुम शादी करो, ऐसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फिट बैठ जाता है कि भाई लड़की ने जो चुनाव किया वो सही नहीं था, उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और वो धोखे की शिकार हो गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रेम विवाह सफल भी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ नाराजगी जाहिर करते हैं और अंतोगत्वा सपोर्ट करने लगते हैं, मतलब अंत में लड़की की जो सहमति है उसी में जाकर वो हाँ में हाँ मिला देते हैं और विवाह हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे माता पिता और कुछ ऐसे परिवार और गाँव वाले होते हैं जो कि इसे कतई एक्सेप्ट नहीं करते। प्रेम विवाह के नाम पर वो एकदम से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो कुछ कठोर कदम उठाते हैं, और कठोर कदम कुछ इसी टाइप का होता है जैसे ऑनर किलिंग। यहाँ पर वो अपने ही बच्चों को या अपने ही गांव के एक सदस्य को या परिवार के एक सदस्य को इस प्रकार से मौत के घाट उतारने में हिचकिचाते नहीं, ये चीज़ है। तो यहाँ नीचे लिखा गया है, इसे जरा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा है। इसमें यह कहा गया है कि यह पंक्तियाँ जो ऊपर आपने देखी 2 हरे रंग की पंक्तियाँ, यह पंक्तियाँ ऑनर किलिंग की विभीषिका को, यानी जो उसकी भीषण परिस्थिति है, एकदम यहाँ नृशंस मामला है, उसको बेहतर ढंग से दर्शाती हैं। कभी प्रेम विवाह करने वालों को तो कभी एक गोत्र में विवाह करने वालों को मौत की सजा सुनाकर देश की खाप पंचायतों ने अच्छा खासा विवाद खड़ा कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रेम विवाह के मामले में अधिकतर माता पिता सहमति नहीं देते हैं, जो देते हैं वो सुलझे हुए दिमाग के होते हैं, तो इसके पीछे उनकी मंशा बुरी नहीं होती। लेकिन जब ये मामला हद से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी बात यहाँ पे इज्जत और पगड़ी की आ जाती है और नाक और मूछों का बात या प्रश्न उठता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ मारने काटने की स्थिति पैदा होती है। इसके साथ साथ गोत्र, एक ही गोत्र में विवाह करना, ये थोड़ी सी दकियानूसी वाली बात है। जैसे एक ही जाति होती है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति का है, यहाँ जातिवाद को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये समझाने के लिए उदाहरण देना आवश्यक है। तो अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो उसमें बहुत सारे गोत्र होते हैं, जैसे एक शांडिल्य गोत्र हो गया, गर्ग गोत्र हो गया, गौतम गोत्र हो गया, पराशर गोत्र हो गया, भारद्वाज गोत्र हो गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो गोत्र होते हैं ये गोष्ठ शब्द से बने हुए हैं। गोष्ठ शब्द जो होता था ये गायों को रखने का एक गौशाला टाइप का स्थान होता था। और एक जो ऋषि होते थे, जैसे आप कहते हैं ना गर्ग गोत्र के हैं, तो गर्ग एक ऋषि थे और उनकी गौशाला में जो गायें थी और उनके अधीन जितने उनके चेले थे या शिष्य थे वो सब उनके गोत्र के कहे जाते थे, और उन्हीं के जो वंशज हैं वो गर्ग गोत्र के कहलाते हैं। इस प्रकार से होता है। तो ये माना जाता है कि एक गोत्र में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के भाई बहन हैं, वहाँ पे सब एक ही माता पिता की संतान है, ऐसा माना जाता है। तो भाई बहन में विवाह नहीं हो सकता, ये उन लोगों को लगता है, और उसके बाद इसी वजह से वो सगोत्री विवाह का विरोध करते हैं। ये बात मतलब गोत्र आपको बदल कर दूसरे मतलब गोत्र के जो व्यक्ति हैं उनसे विवाह करना चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता है। ये चीज़ है। तो ये बात हो गई, और उसके बाद देख लीजिए इसमें और क्या चीज़ें है। तो इज्जत और झूठी आन बान का हवाला देकर की जा रही इस तरह की हत्या जो है इन्हें ऑनर किलिंग कहा जाता है।
झूठी आन बान होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपने देखा। उसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो खाप पंचायतों वाले क्षेत्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर परिस्थितियां गंभीर हैं, ऐसा कहा गया और ये वास्तविक बात है। कभी कभी इसे दबा दिया जाता है गांव और इलाके में ही, और कभी कभी ये अखबारों में प्रकट हो जाती है या सरकार के सामने आ जाती है। इसके बाद और भी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, निबंध में बहुत बड़े बड़े जो पैराग्राफ आप लिखते हैं वो सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, उससे आपका निबंध बोझिल हो जाता है। असल में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और उसमें वो चेक करते करते उबन वाली स्थिति में पैदा हो जाता है या उब जाता है। तो आपकी कॉपी में वो बोर ना हो, इसके लिए पैराग्राफ को थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज करते रहिए। बहुत न तो छोटे पैराग्राफ लिखिए और न ही बहुत बड़े साइज के। फिलहाल यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं कि खाप पंचायतों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वे अपने रवैये में बदलाव लाने की बजाय उल्टा सरकार पर यह दबाव बनाते हैं कि वह हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हिंदू मैरिज एक्ट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं। और सगोत्र विवाह को प्रतिबंधित करें, मतलब अंतरजातीय विवाह तो वो एक बाहर वाली चीज हो गई, ये सगोत्री विवाह को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसको प्रतिबंधित करने की बात करते हैं। जबकि प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं उनका मानना है कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। तो यहाँ कानून की डिमांड दोनों कर रहे हैं, मतलब जो खाप पंचायत या इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं, यहाँ सिर्फ खाप खाप चिल्लाना आवश्यक नहीं है। इस तरह की मेंटेलिटी वाले जितने भी लोग हैं तो वो चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट या इस प्रकार के जो कायदे कानून बने हैं जिसमें कि सगोत्री विवाह को अनुमति प्राप्त है, उन्हें संशोधित करके वहां बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए, ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें और कानूनी उन्हें एक शील्ड भी प्राप्त हो जाए। दूसरी ओर जो खुले दिमाग के लोग हैं, प्रगतिशील हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इनको लगाम लगाने के लिए एक कठोर कानून आवश्यक है। और किलिंग फतवे से भी ज़्यादा खतरनाक है, जैसे इस्लामिक फतवे होते हैं तो उनसे भी ज़्यादा ये भयंकर चीज़ दिखाई देती है। भारत का प्रगतिशील तबका इस तरह की घटनाओं के लिए हिंदू फंडामेंटलिज्म की जो चीज़ें हैं उन्हें उत्तरदायी मानता है। यहाँ किसी एक धर्म को टारगेट बनाना ये किसी का भी उद्देश्य नहीं है, ना मेरा है ना किसी और का रहेगा, और आपको रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ का जिक्र आपको करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो आप चाहें तो इस शब्द को निकाल भी सकते हैं और नहीं तो जोड़ भी सकते हैं। तो इसे उत्तरदायी माना गया है और खाप पंचायतों पर कड़ी निगरानी की मांग करता है। मतलब यहाँ पे ये डिमांड की गई है कि खाप पंचायतों पर निगरानी करनी चाहिए, नहीं तो वो अपने जितने भी क्रियाकलाप है उन्हें साइलेंट मोड में कर देंगे। उन्हें लगेगा कि भाई पुलिस इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो वो रातों रात उस व्यक्ति को गायब करवा देंगे, ये चीज़। अब इसके बाद देखिए, वहीं अपने दबदबे और मजबूत राजनीतिक पकड़ के लिए जानी जाने वाली जो खाप पंचायतें हैं वो अपने आप को खुद मुख्तार वाले बर्ताव से परिवर्तित नहीं करना चाहती। वो अपने ही मालिक मुख्तार, जो कहा जाता है ना, मालिक मुख्तियार बन रहे हैं, तो वो बनना चाहती हैं। मतलब सर्वे सर्वा वही है, वही जो है वो खुदा है, ऐसा मानते हैं। इसके बाद सजाए मौत का फतवा जारी करने के अलावा, मतलब उनके जो फतवे होते हैं उसका नमूना दिखाया गया है कि सजाए मौत का हम तुम्हें फरमान जारी करते हैं, और सार्वजनिक पिटाई करवाते हैं, बेइज्जत करते हैं, नंगा घुमाते हैं, गांव से निकाल देते हैं, राशन पानी रोक देते हैं। ये सब इनके निर्णय होते हैं। मतलब हल्के फुल्के जो दंड है उसमें ये गांव निकाला करवा देते हैं, बहिष्कार करवा देते हैं, जातिगत बहिष्कार हो जाता है, मतलब मानसिक शोषण। उसके अलावा शारीरिक और दैहिक शोषण करते हैं, ये सब चीज़ें। ऑनर किलिंग इन्हीं खापों की देन है और सगोत्री विवाह को पारिवारिक व्यभिचार मानती है। मतलब ऐसा इनका मानना है कि सगोत्र जो होते हैं, यानी एक ही गोत्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो आपस में भाई बहन वाले संबंध के होते हैं, तो इसीलिए इसे व्यभिचार मानते हैं। जबकि कानूनन ऐसी कोई बंदिश नहीं है, वहाँ पे गोत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, धर्म है, धर्मों को कानून में माना गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आपने देखा, तो हिंदू धर्म में इसमें पूरे प्रावधान किए गए हैं। ऐसे ही अन्य धर्म है, तो कुल मिलाकर यहाँ सगोत्र का कोई वो नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि कोई बंदिश नहीं। और हिंदू मैरिज एक्ट में न सिर्फ सगोत्र विवाहों को मान्यता प्राप्त है, बल्कि अंतरजातीय विवाह भी पूर्ण रूप से वैध है। अंतरजातीय विवाह मतलब आप गैर जाति में विवाह करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर वैलिड है, उसमें कोई कानूनन आपको रोक नहीं। धारा 29 के तहत, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी धारा जो 29 है उसके तहत इन्हें मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने निबंध को थोड़ा सा और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट का और भी कुछ इसमें मानदंड ले सकते हैं। पैराग्राफ चेंज किया गया है और वहां से आगे देखिए, आलम यह है कि हरियाणा में प्रतिवर्ष 100 युवकों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारा जाता था। ये पीछे की स्थिति है, अभी इसमें कमी आई है, क्योंकि उनके बनाए उसूलों पर वह खरे नहीं उतरते थे। जो वहाँ के धर्म के ठेकेदार और जाति के ठेकेदार थे, उनके बनाए उसूलों पर ये बेचारे खरे नहीं उतर पाते थे। एक गोत्र में शादी कर लेते थे या गांव की किसी लड़की से प्रेम कर बैठते थे, दिल दे बैठते थे, आंखें चार हो गई तो उसके बाद फिर समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई। और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रतिदिन करीब 150 ऐसे प्रार्थना पत्र मिलते हैं जो कि पुलिस से सुरक्षा और संरक्षण की दरकार करते हैं। मतलब मेरे ही परिवार वाले मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं, मेरी जान बचाइए, ये वाली स्थिति आ जाती है। और निर्दोषों की हत्याओं का क्रम जारी रहता है, या हत्या अगर नहीं होती है, हत्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई, तो अगर बड़े पैमाने पर मर्डर नहीं हो रहा है तो प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा सताया जाता है। प्रायः प्रताड़ना के दायरे में वह भी आते हैं, यहाँ देखिए, प्रताड़ना के दायरे में वह भी आते हैं जो कि इन बेगुनाहों की सहायता करते हैं, जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए लड़के लड़की जो है वो भागकर शादी कर ली, अब उसके बाद जो उन्हें प्रेशर दे रहा है वो व्यक्ति भी इसमें शामत में आएगा या इनसे संबंध रखते हैं।
खापों का रवैया संवैधानिक जनतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। जो लड़के और लड़की के माता पिता हैं, अगर वो चाहें भी कि वो अपने बेटे बेटी को सपोर्ट करें, उन्हें संरक्षण प्रदान करें, उनकी दुर्दशा को रोकें, तो भी वो खापों के डर से कर नहीं पाते। ये बात। इसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके और भी कुछ कहा गया है। तो यदि समय रहते इन पर अंकुश नहीं लगा तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं और भविष्य हमारी सामाजिक संरचना जो बन रही है भविष्य की, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और ये काफ़ी बुरा प्रभाव होगा। ये प्रभाव अच्छा नहीं होगा। लिंग अनुपात में असंतुलन, यह एक तत्काल प्रभाव के तौर पे हम देख सकते हैं। लिंगानुपात कहाँ का कम है वो आप जानते हैं। तो उस क्षेत्र को यहाँ बदनाम नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये है कि जहाँ ज़्यादा घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी उसका उल्लेख तो आपको करना पड़ेगा। हरियाणा अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे है, लड़कियाँ भी वहाँ की बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। वहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है। और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जहाँ बुराई है उसका जिक्र किया गया है। इसके बाद कन्याओं की तादाद कम हो रही है और लड़कों के लिए दूसरे प्रांतों से बहुएं खोज कर लाई जा रही है। अब लीजिए, बेटी को मार देंगे तो दुल्हन कहाँ से पैदा होंगी फिर, और दुल्हन चाहिए बेटे के लिए और दहेज भी चाहिए साथ में, तो इसके लिए बाहर से फिर कांटेक्ट करते हैं। तो ये स्थिति है। जिन इलाकों में खापों का एकाधिकार है वहाँ पे, मतलब जो खाप होती हैं, खाप पंचायतें होती हैं जो कि अपनी तानाशाही दिखाती हैं, तो ऐसे इलाकों में अनब्याहे जो युवक हैं, कुंवारे युवक हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो आप समझ रहे हैं उनकी जो उम्र है वो अभी मतलब जिस तरह की है उसमें जोश उनके अंदर होता है, उमंग होती। और इस उमंग को वो जब कुंठा में दबा दिए जाते हैं, मतलब खाप पंचायतें उनके ऊपर अपना ऑर्डर चलाने लगती हैं, तो वो अपनी मन मर्जी नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में वो नशे के लत में डूब जाते हैं। मतलब अपने गम को गलत करने के लिए वो दारू और तरह तरह के नशे होते हैं। शराब तो एक हल्का नशा है, उससे भी गंभीर, उसका सहारा लेते हैं। ड्रग्स और शराब का चलन युवाओं में तेजी से बढ़ जाता है और यौन अपराधों में भी इजाफा हो जाता है। इच्छाएं जो हैं वो संतुष्ट नहीं होती, तो यहाँ पर इजाफा हो जाता है। कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वही बात है, मतलब मानसिकता जो मनुष्य की होती है, तो वहाँ जब इच्छाएं उसकी तृप्त नहीं होती हैं एक स्रोत से, तो उसके बाद वो उसके और जो माध्यम है वो तलाशने लगता है। तो इसीलिए रेप वाली जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद खापों की उग्र तानाशाही से युवा वर्ग भी त्रस्त है और वे गाँवों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गाँव ही मुसीबत की जड़ बन गया, तो गाँव छोड़कर भाई हम चले जाएंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ अपनी मर्जी से रहेंगे। आज के समय में कोई भी दब कर नहीं रहना चाहता, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, गाँव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गाँव का सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है और शहरों पर बोझ बढ़ रहा है। युवा गाँव की शक्ति होते हैं, युवा राष्ट्र की भी शक्ति होते हैं और जहाँ रहेंगे वो ताकत बन के रहेंगे। उनके अंदर भरपूर मात्रा में या अपरिमित ऊर्जा होती है। अब ये बात अलग है कि उसको वो पहचानते हैं अथवा नहीं, लेकिन एनर्जी का पूरा भंडार उनके अंदर होता है। तो ये जो युवा है, ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ शक्तिशाली उस क्षेत्र को बनाएंगे, उस समाज को बनाएंगे। तो जब ये गाँव से निकल जाएंगे तो गाँव जो है वो निष्क्रिय और निर्जीव बन जाएगा। ये कंडीशन है। तो इनके हटने से गाँव का सामर्थ्य घट जाता है और परंपरागत जो कुटीर उद्योग हैं उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुटीर उद्योग हो या कोई भी काम हो, चाहे वो खेती किसानी का काम हो या जितने भी रोजगार हैं, उनमें सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। और सामर्थ्यवान कौन है, तो युवा वर्ग है, और वो छोड़कर जा रहा है तो इन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं। गांव समाज की जो संरचना है वो ध्वस्त हो रही है, क्योंकि यहाँ सजाए मौत की जो फरमान की बातें हैं वो आम है, ये सरेआम ऐसे ही दे दी जाती हैं। इसलिए इसके बाद अदालती मुकदमों का दौर शुरू हो जाता है और प्रताड़ित जो यहाँ पे लोग हैं वो न्यायालयों की शरण लेते हैं। मतलब कहने का ये मुगल दे दिया है, ये गलत दिया है। ठीक है। जो प्रताड़ित यहाँ पे व्यक्ति होता है वो न्यायालय की शरण लेता है, अंत में अपनी जान बचाने के लिए जाएगा, या तो पुलिस के पास जाएगा या कोर्ट के पास जाएगा। तो ये सब जो मुकदमेबाजी है ये स्टार्ट हो जाती है। जो होना चाहिए वो नहीं होता है, सौहार्द कायम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे खींचतान और जो द्वेष है वो मच जाता है। पंचायतें यदि सामाजिक समरसता पर ध्यान दें, ये जो पंचायतें यहाँ पे बनी हुई हैं ये अगर सामाजिक समरसता पर ध्यान दें और समय के अनुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, ये समझने का प्रयास करें कि ये जो समय है ये 100 साल पीछे का या सती प्रथा के ज़माने का नहीं है, और उस समय भी उस चीज़ को ठीक नहीं कहा जाता था। ये कभी भी, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, या आधुनिक भारत हो या अत्याधुनिक भारत हो जो कि अभी चल रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में ये कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसकी हमेशा ही निंदा की जाएगी। तो अपने व्यवहार में उन्हें बदलाव लाना है। और यहाँ पे पुलिस और अदालत जो है वो दबावग्रस्त नहीं रहेंगे, उनके पास और भी काम है, सिर्फ इतना ही काम तो है नहीं, तो वो इसी में फंसे रहेंगे। तो बाकी जो सामाजिक दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर करेंगे। और समाज में तालमेल भी बना रहेगा। जो आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, मार काट, ये सब जो हिंसात्मक चीज़ें हैं जो कि और चीज़ों को यहाँ पे स्थान, अच्छी जो वस्तुएं हैं उन्हें स्थान नहीं लेने दे रही हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हटाने की आवश्यकता है। ये आपने देखा। तो यहाँ तक ये पूरा निबंध कंप्लीट होता है और इसमें हमने ऑनर किलिंग पर चर्चा की है। यहाँ पर खाप पंचायतों का जिक्र किया गया है, तो आप उसका उल्लेख कर दीजिएगा, इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि इनका नाम बार बार इसमें लिया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही दायरा सीमित नहीं है। खाप पंचायतों के अलावा भी समाज के बहुत से धड़े ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के कदम उठाते हैं। अगर वो जान से न भी मारे तो इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देते हैं, यानी मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि उसके बाद कोई और विकल्प नहीं बचता है। तो ये जो युगल हैं या जोड़े हैं ये खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रेम विवाह सही है? क्या प्रेम विवाह के जितने भी परिणाम निकलते हैं वो सभी सार्थक हैं या उसमें से भी दोष निकलते हैं? तो देखिए, दोष तो निकलते हैं। ये एक नई चीज़ है, ये हमारे भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है। हालांकि पीछे का आप अगर इतिहास उलट के देखेंगे तो उसमें
मतलब मर्जी से विवाह करने की जो प्रथाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। भगवान कृष्ण ने खुद इसका अनुकरण किया था, अर्जुन के द्वारा किया गया था, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो वहाँ पर जो लड़की और लड़के की सहमति थी उसको देखा जाता था, लेकिन जो बीच का समाज था वहाँ पे महिलाओं की स्थिति जब बिगड़ती है तो उन्हें सामान की तरह से ट्रीट किया जाता है, और उनके ज़िंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं जो कि उन्हें खुद लेने चाहिए वो उनके समाज के या तो ठेकेदार लेते हैं या उनके परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं वो लेते हैं। तो जो अरेंज मैरिज होता है वो ठीक होता है, लेकिन उसमें भी मानसिकता आपस में मेल खानी चाहिए। जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी पूरी बितानी है उसे अगर आप ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, उसके साथ आपके विचार नहीं मेल खाते हैं, तो बाद में सामाजिक विघटन और पारिवारिक जो तलाक की नौबत आती है वो दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको एक सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और वही सार्थक है। चाहे आप प्रेम विवाह करें चाहे अरेंज मैरिज करें, लेकिन आपस में सहमति होनी और आपस में विचारों का जो तालमेल है वो होना आवश्यक है। और ये सब अगर चीज़ें सही बैठ रही हैं, विचार सही मेल खाते हैं, आपकी रुचियाँ एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करती हैं, आप एक दूसरे के मनोभावों को समझ पाते हैं, तो उसके बाद फिर न तो जाति मायने रखती है, न धर्म मायने रखता है, और न ही गोत्र मायने रखता है। ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और निबंध आगे जारी रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।